अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। मेरे जहन में हलचल मची हुई थी और मुत्तइद सवालात उभर कर सामने आ रहे थे जिनके जवाबात सूबे खान ही दे सकता था। मगर इन सवालात से पहले मुझे इससे एक नहायत ही अहम सवाल पूछना था। मैंने ही जान भरे अंदाज में इस्तफसार किया, सूबे खान, तुमने लाली की तारीख़ और जोग्राफ़ी को तो बड़ी तफसील से बयान किया है, लेकिन मुझे अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला, और वो सवाल था लाली की मौत के असबाब से मुताल्लिक़। जनाब, वो खकार कर गला साफ़ करते हुए बोला, लाली की मौत का सबब तो आज तक सामने नहीं आ सका, लेकिन बाज़ लोगों को ढके छुपे अल्फाज में ये कहते हुए सुना गया है कि इसकी मौत का ज़िम्मेदार चौधरी ज़हीर था। वो चौधरी ज़हीर के किसी करतूत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी की राह पर गई थी, लेकिन जंडियाला के लोग चूँकि चौधरी ज़हीर के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, लिहाजा ये बात आम नहीं हो सकी। हो सकता है चौधरी की मौत के बाद ये किस्सा उछाला जाए। आपसे पहले इस थाने में जो इंचार्ज साहब थे वो पूरी तरह चौधरी ज़हीर की मुट्ठी का चावल बने हुए थे। हमें मजबूरन इनके सामने चुप रहना पड़ता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आपने थाने का चार्ज संभाल लिया है और चौधरी भी बाकी नहीं रहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूबे खान, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। अब वाकई सूरत हाल बदल चुकी है। मैं इस बात पर तो यकीन नहीं रखता कि चौधरी ज़हीर के कत्ल में बुशरा उर्फ लाली की रूह का हाथ है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि लाली के भाई यूसुफ को अपनी बहन की अंधोनाक मौत का सबब मालूम हो गया हो और इंतकाम की आग में कुंदन बनने के बाद उसने ये सनसनीखेज कदम उठाया हो। चौधरी की 2 लख्त लाश को देखकर फौरी तौर पर जहन किसी बड़ी आरी या आरा मशीन की तरफ जाता है और यूसुफ का माजी इस इम्कान की तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। आरा मशीन और यूसुफ का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। अगर हम यूसुफ को ढूंढने में कामयाब हो जाएं तो चौधरी ज़हीर के कत्ल के मामले को चुटकी बजाते में हल किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, चौधरी सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। हवलदार सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैंने कहा, इस सिलसिले में कोई कदम उठाने से पहले मैं मकतूल चौधरी ज़हीर के हवाले से चंद बातों की तस्दीक करना चाहता हूँ, और इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे। तुम इसी गांव के रहने वाले हो, लिहाजा तुमसे ज़्यादा और कोई क्या जानता होगा। हवलदार ने अपने ताउन का पूरा यकीन दिलाया तो मैंने इससे मकतूल चौधरी की रंगीन मिजाजी के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू कर दिया। मैं इस सिलसिले में फाखरा से भी चंद कहानियाँ सुनकर आया था। सूबे खान ने इन तमाम कहानियों की तस्दीक कर दी तो आखिर में मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं इस नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, और हाँ, फ़िलहाल किसी और से इस धमकी आमेज़ कागज़ का जिक्र ना करना। आप फ़िक्र ही ना करें मलिक साहब, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं सबसे ज़्यादा आपका वफ़ादार हूँ। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही आया कि तुम मुझसे पहले वाले थाना इंचार्ज को भी इसी तरह सीना ठोक कर अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते होगे। हवलदार के जाने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। हवलदार हॉस्पिटल से जो तहशुदा कागज़ लाया था वो इसके बकौल मकतूल चौधरी ज़हीर की एक जेब से बरामद हुआ था। जाहिर है वो कागज़ मकतूल की जेब में कातिल ने रखा होगा और इस तरह घुसा फंसा कर रखा होगा कि मेरी मुतलाशी निगाह में न आ सका। मज़कूरा धमकी आमेज़ रुका तहरीर की रोशनी में किसी लाली की कारस्तानी नज़र आता था, मगर मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक बुशरा और लाली ने लगभग 1 साल पहले खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। मैं एक अमली और मंतकी इंसान था, हर समझ में ना आने वाली और पुरअसरार बात को भी तजर्बे और मंतक की कसौटी पर घिस कर परखता था। लिहाजा मैं किसी भी कीमत पर हवलदार सूबे खान के अंदाज में नहीं सोच सकता था। वो तो यही समझ रहा था लाली की रूह ने चौधरी ज़हीर से भयानक इंतकाम लिया है, लेकिन मैं किसी और ही ज़ाविये पर दिमाग खपा रहा था। मेरे नज़दीक लाली के ख़ानदान का सिर्फ एक ही फ़र्द जिंदा था, और वो था लाली का बड़ा भाई यूसुफ, जो उसकी अलमनाक मौत पर दीवानों के मानिंद गली गली कूचा कूचा घूमा रहा था। अगर ये बात 100% दुरुस्त थी कि लाली ने चौधरी ज़हीर के किसी जबर के नतीजे में
दिल बर्दाश्ता होकर आलम शिकस्तगी में खुदकुशी की थी और इस तल्ख हकीकत को किसी भी तौर यूसुफ ने पा लिया था तो चौधरी ज़हीर के कत्ल का जिम्मेदार इसे ठहराया जा सकता था। यूसुफ को अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत थी। वो लाली को बर्बाद करने वाले किसी भी शख्स को किसी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकता था, चाहे वो जंडियाला का ताकतवर चौधरी ज़हीर ही क्यों ना हो। मोहब्बत इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वो सर ब फलक पहाड़ों से टकराने का हौसला रखता है और मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे सर्द महरी से घूरने की हिम्मत कर सकता है। ये ऐन मुमकिन था कि यूसुफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जंडियाला से गायब हो गया हो। उसने कुछ अर्सा रुककर खुद को मजबूत कर लिया हो। इस दौरान में वो किसी जरिए से चौधरी ज़हीर के मामूलात पर भी निगाह रखे हुए हो। इसे किसी ऐसे मौके की तलाश हो जब वो चौधरी को अपने इंतकाम का निशाना बआसानी बना सकता हो। और फिर गुज़िश्ता रात इसे वो सुनहरी मौका मिल गया। उसने इसे अपने ज़राए से पता चला लिया होगा कि इस रात मकतूल चौधरी डेरे पर अकेला ही होगा। इसने सीने में खोलते हुए इंतकाम के आतिशफ़शां को सर्द कर लिया और इस रुके के ज़रिए लाली का नाम इस्तेमाल करके वो खौफ व दहशत फैलाने का इरादा रखता हो, वगैरह वगैरह। इस थ्योरी की रोशनी में अगर मैं यूसुफ तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो चौधरी ज़हीर मर्डर केस चुटकी बजाते में हल किया जा सकता था। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अगली सुबह यूसुफ की तलाश के काम का आगाज़ कर दूंगा। इस पुरस्कार धमकी आमेज रुके की दरियाफ्त के बाद यूसुफ मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में टॉप पर आ गया था। इसके नीचे फहरिस्त में 2 नाम और भी दर्ज थे, एक चौधरी तनवीर और दूसरा झूरी। चौधरी तनवीर की दरोगोई का मेरी पकड़ में आ चुकी थी। ये जानना बाकी था कि उसने किस मकसद की खातिर झूठ बोला था और मैं ये मालूमात हासिल करने के लिए झूरी की वापसी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। झूरी का किरदार कई ज़ावियों से इस केस में अहमियत का हामिल था। वो मकतूल का राज़दां और एक तरह से दस्ते रास्त भी था। मकतूल की मन जुमला गैर निसाबी सरगर्मियों की इसे अच्छी तरह खबर थी, बल्कि वो मकतूल के लिए एक माविन रासिद का किरदार अदा कर रहा था। लिहाजा इससे पूछगछ बहुत मुफीद साबित हो सकती थी। वो लाली को पेश आने वाले वाक़ये से भी बखूबी वाकिफ़ होगा, क्योंकि लाली इसके हाथों चौधरी ज़हीर के सितम का निशाना बनने डेरे पर पहुंची होगी और ऐन मुमकिन है इसे ये भी मालूम हो कि यूसुफ को गिरफ्तार करने के लिए कहाँ कहाँ छापे मारने चाहिए। मुझे उम्मीद थी आज का सूरज ग़ुरूब होने से पहले झूरी मुझसे मिलने थाने ज़रूर आएगा, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठा इंतज़ार ही करता रह गया और वो नहीं आया। न वो आया और न ही इसकी कोई खबर। मौजूदा सूरत हालात में कर्मावाली के चौधरी मलिक खुदा बख्श को टच करना फजूल ही था। लिहाजा मैंने इसके ख्याल को जहन से झटक दिया और अपनी पूरी तवज्जो झूरी और यूसुफ पर मरकूज कर दी। इसके साथ ही मैं छोटे चौधरी तनवीर के बारे में भी तनकीदी अंदाज में सोचने लगा। अगले रोज़ दोपहर से थोड़ा पहले मकतूल चौधरी ज़हीर की लाश हॉस्पिटल से आ गई। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ज़िलाई अस्पताल की डॉक्टर, ख़ास तौर पर वो सर्जन जिसने लाश का पोस्टमार्टम करना था, इसे खुसूसी दरख्वास्त की थी कि वो इस काम को जल्द से जल्द निपटा दे और ये मेरी इसी दरख्वास्त का नतीजा था कि लाश के साथ ही पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी आ गई थी। मैंने अपने एक आदमी को जंडियाला के चौधरी तनवीर की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो आकर अपने बड़े भाई की लाश वसूल कर ले और इसके बाद मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने लगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी ज़हीर की मौत रात के आखिरी निसफ हिस्से में वाक़ हुई थी। मौत का वक्त रात 12 और 2 बजे के दरमियान बताया गया था। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि जब चौधरी ज़हीर को मौत के घाट उतारा गया तो वो नशे में धुत था, लिहाजा कातिल को इसे 2 टुकड़ों में तकसीम करते हुए किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। इस रिपोर्ट की रूह से मकतूल के मैदे के तज्ज़िये से पता चला था कि जिन लम्हात में इसे कत्ल किया गया उसने अच्छी खासी शराब पी रखी थी और वह तकरीबन अपने होशो खवास खो चुका था। इसे इसकी गफलत के दौरान में ही मौत के घाट उतारा गया था। दोपहर के बाद चौधरी तनवीर अपने भाई की लाश वसूल करने थाने पहुंच गया। उसके साथ एक और आदमी भी था। तनवीर ने आते ही पहले तो बहुत मुआज़रत की,
कि वो अब तक इधर का रुख नहीं कर सका था। उसने कहा, जनाब, कल जब आप हवेली से रुखसत हुए इसके बाद ही से लोग आने लगे थे। फिर तो वो तांता बंधा कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। भाईजी के ताल्लुकात बहुत लोगों से थे। इनकी मौत के बारे में जिसने भी सुना वो ताज़ियत के लिए हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। बस क्या बताऊं कि मैं किस कदर मसरूफ़ हो गया था। अभी आपका पैगाम मिला कि भाईजी की लाश हॉस्पिटल से आ गई है तो मैं दौड़ा दौड़ा थाने चला आया। कोई बात नहीं चौधरी तनवीर, मैंने गहरी नज़र से उसकी परेशानी का जायज़ा लेते हुए कहा। ऐसे मौके पर इंसान की मसरूफियत बेपनाह बढ़ जाती है। तुम लाश लेकर हवेली जाओ और अपने भाईजी की तहजीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करो। मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना है, वो मैं बाद में कर लूँगा। और हाँ, क्या तुमने मेरा काम कर दिया? कौन सा काम थानेदार साहब? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि जैसे ही जूरी लंगरवाल से वापस आए तो इसे सीधा मेरे पास भेजोगे, लेकिन मैं यहाँ बैठा उसकी राह देख रहा हूँ और इसका कोई पता ही नहीं। क्या वो अभी तक उधर लंगरवाल में ही है? मेरी भी मत मारी गई है जनाब, वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला। यह है जूरी। उसने अपने साथ आने वाले आदमी की जानिब इशारा किया। ये तो कल ही आमनाबाजी के साथ वापस आ गया था, लेकिन आपके हुक्म की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। ये एक इत्तेफाक है कि जूरी मेरे साथ ही थाने आ गया है। अब आप इसे इधर ही बिठा लें और जो जो पूछना है इत्मीनान से पूछ लें। मैं भाईजी की लाश लेकर हवेली पहुंचता हूँ। वहाँ एक नया फड्डा पड़ा हुआ है। कैसा फड्डा चौधरी तनवीर? मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। उसने बताया, उधर मक्खनपुर से भाभी जान का भाई सिकंदर हयात भी आया हुआ है। दोनों बहन भाइयों में जंग हो रही है। मुझे लगता है ये दोनों अपने बाप की कोशिशों पर पानी फेर कर ही दम लेंगे। वो बुरा सा मुँह बनाकर खामोश हो गया। आखिर हुआ क्या है? मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। चौधरी तनवीर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, होना क्या है मलिक साहब, मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे इन दोनों का दिमाग ख़राब हो गया हो। वो अब तक इसी इंतज़ार में बैठे थे कि इधर भाईजी की आंखें बंद हों और उधर वो तनाज़ा खड़ा कर दें। इनके बाप ने हमारे अब्बा जी के साथ मिलकर दो ख़ानदानों को यकजा किया था, लेकिन भाभी जान इस नाजुक मौके पर ख़ानदानों को फिर अलग करने की बात कर रही हैं। वो इसी ज़िद पर जमी हुई हैं कि अब वो इस हवेली में नहीं रहेंगी। सिकंदर हयात इन्हें अपने साथ ले जाए, जबकि सिकंदर का कहना यह है कि वो इस वक्त तक इन्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता जब तक वरासती मामला तय न पा जाएं। वरासती मामला? मैंने उलझन ज़दा नज़रों से चौधरी तनवीर को देखा। वो बोला, थानेदार साहब, मुझे ये बताते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन क्या करूं? यह हकीकत भी है और मजबूरी भी। सिकंदर हयात ने बात ही ऐसी घटिया कर दी है कि बस क्या बताऊं। कम से कम इसे मौका महल तो देखना चाहिए था। अभी तो भाईजी का जनाजा भी नहीं उठा और उसने ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बातें शुरू कर दी। इन लम्हात में चौधरी तनवीर मुझे नहायत ही संजीदा और आज़ुदा नज़र आया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो इन तमाम तर मामलात में बेकसूर और गैर जानिबदार हो। मैंने इससे पूछा, चौधरी सिकंदर हयात आखिर चाहता क्या है? जनाब, अगर आप सच्ची, साफ और खरी बात सुनना चाहते हैं तो मुझे सिकंदर के अज़ाइम बहुत ही घटिया महसूस हुए हैं। वो नफ़रत आमेज़ अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। उसका दावा है कि फ़ाखरा भाभी भाईजी की इकलौती वारिस है, इसलिए इसे हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर कल-कलां दोनों भाइयों और इनके बीवी बच्चों में ज़मीन और जायदाद की तकसीम का मसला उठ खड़ा होता है तो इसकी बहन को भी इतना ही मिलना चाहिए जितना कि मुझे या मेरे बीवी बच्चों को। वो लम्हे भर को रुका, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जनाब, यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गया हूँ चौधरी तनवीर, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। और तुम्हारी भाभी का क्या मौक़िफ़ है? फ़ाखरा भाभी का इसरार है कि वो पहली फुर्सत में मक्खनपुर जाना चाहेगी। उसने बताया, वो जंडियाला वाली हमारी हवेली को जहन्नम कह रही है। उसका कहना है कि यहाँ उसका दम घुटता है। इसे ज़मीन और जायदाद की ज़रूरत नहीं, बस वो यहाँ से जाना चाहती है जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सके। जबकि चौधरी सिकंदर अपनी बहन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसे अपने हिस्से से दस्तबरदार होने की हिमाकत नहीं करना चाहिए। आपने अच्छी तरह महसूस कर लिया होगा कि ये कैसे नामाकूल लोग हैं। भाई की तदफीन अभी हुई नहीं और उन्होंने अजीब व गरीब तनाज़ा खड़े कर दिए हैं। इस भाभी जान को देखें, वो बुरा सा मुँह बनाती हुए बोला। जिस हवेली में उसने 2 साल आराम और आसाइश से गुजारे, आज इसी को जहन्नम कह रही है।
ऐसी खुदगर्जी, नाशुक्री और तोता चश्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं अपनी कुर्सी से उठा और चौधरी तनवीर के पास आ गया। फिर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, चौधरी सिकंदर हयात और उसकी बहन फाखरा के तनाज़ात को बाद में भी देखा जा सकता है। फिलहाल तुम अपने भाई की लाश लेकर हवेली पहुंचो और इसकी तहजीज़ व तकफीन के इंतज़ामात करो। मैं अपने 2 आदमियों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और कर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी झूरी ने भी कुर्सी छोड़ दी। मैंने घूर कर उसे देखा और कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जी, छोटे चौधरी साहब मेरे ज़रिए ही तो सारे इंतज़ामात करेंगे। मैं फारिग होने के बाद आपके पास आ जाऊँगा। तुम आराम से इधर ही बैठो, मैंने कड़े अंदाज में कहा। इस दुनिया के बहुत से काम तुम्हारे बगैर भी हो सकते हैं। जब मैं तुम्हें फारिग कर दूँ तो चले जाना, जहाँ भी जाना चाहो। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आइंदा 15 मिनट के अंदर अंदर ज़रूरी कार्रवाई करके मकतूल चौधरी ज़हीर की पोस्टमार्टम शुदा लाश को चौधरी तनवीर के हवाले किया। फिर इसे एक तरफ ले गया और गहरी संजीदगी से पूछा, तनवीर, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, इसलिए नहायत ही नर्म लहजे में बात कर रहा हूँ। अभी भी वक्त है। अगर तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है तो बता दो, वरना बाद में अगर ऐसी कोई बात सामने आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जनाब, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, वो उलझन सदा लहजे में बोला। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें फाखरा ने झूरी के लंगरवाल जाने के बारे में बताया था और इस तरह वो भी यही दावा कर रही है। वो उछल पड़ा, यानी भाभी फाखरा ये कह रही है कि मैंने इसे झूरी के लंगरवाल जाने की इतला दी थी? हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। इसने खुद मुझे ये बात बताई है। अगर ऐसा है तो मैं यही कहूँगा कि भाभी ने सरासर गलत बयानी से काम लिया है। मगर क्यों? मैंने इसका शाना थपथपाते हुए कहा, इसकी दरोगोई को मैं चेक कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो। वो मुतमईन नजर आने लगा। इसके बाद मैंने अपने 2 आदमियों को लाश कमरा हवेली की जानिब रवाना किया और दोबारा अपने कमरे में आ गया, जहाँ जूरी बड़ी परेशानी के आलम में बैठा था। तुम काफ़ी परेशान और उलझे हुए नजर आ रहे हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। ये तुम्हारी शक्ल पर 25 क्यों बज रहे हैं? नहीं, वो तामुल करते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर कैसी है जूरी? मैंने बदस्तूर उसे घूरते हुए पूछा। वो जी, वो दरअसल बड़े चौधरी साहब की मौत ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। तुम्हारा मुतासिर होना तो लाजमी बात है जूरी, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। मैंने सुना है तुम दोनों के बीच बड़ा पक्का याराना था। चौधरी ज़हीर तुम पर बड़ा भरोसा करता था, अपनी बीवी से भी ज़्यादा भरोसा। तुम इसके राज़दां थे। इसके बाद ऐसे राजों में भी शरीक थे जो अपनी बीवी से भी छुपाता था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? थानेदार साहब, मेरी इतनी औकात कहाँ कि चौधरी साहब से याराना रखता। बस जी, उनकी मेहरबानी थी जो वो मुझ पर इतना एतमाद करते थे। मैं तो इनका खादिम था, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहता था। ओह, हर नौयत की खिदमत के लिए? मैंने मायना खेज लहजे में कहा, है ना? ज़ाहिर है जनाब, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। खादिम खिदमत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या ये सच है कि मकतूल चौधरी ज़हीर रात गुजारने के लिए डेरे पर आता था तो तुम ही इसकी रंगीन और संगीन खिदमत का बंदोबस्त किया करते थे? जनाब, मैं तो हुक्म का ग़ुलाम था, वो बड़ी मक्कारी से बोला। वो क्या कहते हैं, हुक्म हाकिम मर्दे नजात। मर्दे नजात नहीं, मर्गे मफाजात। मैंने फौरी तौर पर उसके जुमले की तस्हीह कर दी और कहा, तुम हुक्म के ग़ुलाम थे या ईंट के अट्ठे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मकतूल चौधरी ज़हीर तुम्हारे ताउन और मदद ही से अपनी ऐशो इशरत का इंतज़ाम करता था। मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हे भर को तौक़ुफ़ किया, फिर सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, वक़ुआ की रात तुम डेरे पर किसको लेकर आए थे? किसी को नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। इस रात चौधरी साहब ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। वो सिर्फ पीना चाहते थे और आराम से सोना चाहते थे। लेकिन पर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं? उसके लहजे में हैरत थी। ज़ाहिर है किसी ऐसे शख्स ही ने बताई हैं जो तुम्हारे और चौधरी ज़हीर के करतूतों से वाकिफ़ होगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चौधरी तो मारा गया, तुम क्यों इतने खौफज़दा हो? मैं खौफज़दा नहीं हूँ जनाब, वो बड़ी सूरत से बोला।
चेहरे से तो ऐसे ही नजर आ रहे हो, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। यूँ महसूस होता है जैसे तुमने कोई संगीन जुर्म किया हो। ना जी, वो इज़्तिरारी अंदाज में पहलू बदल कर रह गया। उसके चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकतों सकनात से गहरा इज़्तिराब और तशवीश झलकती थी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खबरदार कर रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ वाक़या है। कहाँ और क्या गड़बड़, इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, और ये मुझे अपने तफ्तीशी दाव पेच से मालूम करना था। अगर चौधरी तनवीर ने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी तो इसका साफ मतलब ये था कि फ़ाखरा ने झूठ बोला था। इस सूरत में फ़ाखरा का झूठ सबसे ज़्यादा चौधरी तनवीर के ख़िलाफ़ जाता था। वो तनवीर के हवाले से अपनी नापसंदीदगी का भी खुलकर इजहार कर चुकी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि फ़ाखरा तनवीर को ज़हीर मर्डर केस में किसी ज़ाविये से घसीटने की ख्वाहिशमंद हो। इसकी ये ख्वाहिश इस जानिब इशारा कर रही थी कि वो किसी न किसी दर्जे पर अपने शौहर के कत्ल में मुलव्विस है, वरना इसे इस किस्म की चालें चलने की क्या ज़रूरत थी। और फिर इसका ताज़ा तरीन रवैया भी खासा फ़िक्र अंगेज़ था। वो मुझसे कह चुकी थी कि चौधरी ज़हीर के 40वें तक ज़रूर हवेली में रुकेगी, और अब चौधरी तनवीर ने बताया था कि वो पहली फुर्सत में इस जहन्नम से निकलना चाहती है। दूसरी जानिब चौधरी सिकंदर हयात का इसरार भी बड़ा मायना खेज था। कहानी खासी उलझी हुई थी और रह रहकर मुझे महसूस हो रहा था कि मेहनत करूँगा तो इस उलझी हुई डोर का सिरा हाथ आ सकता था। मैंने कदर सख्त लहजे में कहा, किसी मुजरिम का साथ देना, इसके लिए जुर्म की राह हमवार करना भी जुर्म का इर्तिकाब ही करना कहलाता है। तुम चौधरी ज़हीर के हर ऐब फेल में उसकी शरीक और माविन रहे हो, लिहाजा तुम भी मुजरिम ही हुए ना। अच्छा, तो आपका मतलब ये था। उसने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की। मैं तो समझा था। वो जुमला अधूरा छोड़कर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कड़े लहजे में कहा, तुम यही समझे थे ना कि मैं तुम्हें चौधरी ज़हीर का कातिल समझ रहा हूँ। जनाब, डराने वाली बातें ना करें। मैं चौधरी साहब को कत्ल करूँ, ये कैसे हो सकता है? वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। मैं तो इनका पुराना नमक ख्वार हूँ। इस नौइयत के काम पुराने नमक ख्वार, दस्ते रास्त और भरोसे वाले लोग ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। क्या ख्याल है? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। तौबा तौबा, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। कत्ल के बारे में नहीं सोच सकते? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन चौधरी ज़हीर के कातिल के बारे में तो ज़रूर सोच सकते हो ना। मैं लम्हे भर को रुका और फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, बताओ, चौधरी ज़हीर को किसने कत्ल किया होगा? मैं क्या जानूँ? वो लड़खड़ाहट आमेज़ अंदाज में बोला, मुझे क्या पता जी, मैं कैसे बताऊँ चौधरी ज़हीर को किसने कत्ल किया है? आप बड़ी से बड़ी कसम ले लें थानेदार साहब, मैं कातिल के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इसे तेज़ नज़र से घूरा। तो तुम चौधरी के कातिल के बारे में कुछ नहीं जानते? जी, बिल्कुल नहीं जानता। वो जल्दी से बोला। मैंने पूछा, किसी यूसुफ तरखान को तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, थानेदार साहब, आप तो बड़े कमाल के पुलिस वाले हैं। आपको सब कुछ मालूम है और खामखा मुझे डरा रहे हैं। झूरी की बात का कोई सर था और न ही पाँव था, लिहाजा मेरा उलझना लाजमी अमर था। मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे क्या सब मालूम है? वो लम्हे भर को गड़बड़ाया, फिर जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, जनाब, आपने यूसुफ तरखान का नाम लिया तो मैं यही समझा कि आपको इस बंदे पर शक है, और ये शक कुछ गलत भी नहीं। यूसुफ चौधरी साहब से शदीद नफरत करता है और वो उनकी जान ले सकता है। झूरी का अंदाज़ा बता रहा था कि वो यूसुफ को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश में है। हालांकि मैंने इससे इस हवाले से कुछ भी नहीं पूछा था, ताहम मैंने अपना सवाल फिर दोबारा से दोहराया। मैंने तुमसे यूसुफ के बारे में पूछा था कि तुमने चौधरी से इसकी नफ़रत का जिक्र निकाल लिया, तो इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। मुझे इसकी तफसीली कहानी सुनाओ। झूरी ने खुद को और चौधरी ज़हीर को महफूज मकाम पर रखते हुए बुशरा उर्फ लाली के जिक्र को गोल करके एक फार्मूला कहानी मुझे सुना डाली। इसकी गैर ज़रूरी तवील लंगड़ी वजाहत सुनकर मैं इसकी तरफ से और खटक गया। इसके अंदाज़ो अतवार और बोलचाल में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो मेरे जहन को उलझा रही थी। मैंने मकतूल के लिबास में से बरामद होने वाले लाली के रुपये का झूरी से तस्करा नहीं किया था, लेकिन
ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ رقیہ کی حقیقت سے واقف ہو، اور یہ بات اسے میری نگاہ میں مشکوک بناتی تھی۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ دال میں کالا واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تیز نظر سے جھوری کو گھورا اور پوچھا، تمہارے لنگروال جانے کے بارے میں کس کس کو معلوم تھا؟ کسی کو بھی نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ چودھری صاحب نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مجھے بھی انہوں نے اسی وقت بتایا جب رات کو ڈیرے پر آئے تھے۔ اچھا، میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ مقتول چودھری نے کسی سے تمہارے لنگروال جانے کا ذکر نہیں کیا؟ تم نے کسی نہ کسی کو تو یہ بات ضرور بتائی ہوگی نا؟ بالکل نہیں جناب، اتنا وقت ہی کہاں تھا، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ بقوا کی رات وہ ڈیرے پر پہنچے اور مجھ سے کہا کہ میں فوراً لنگروال چلا جاؤں، وہ پئیں گے اور آرام کریں گے۔ وہ وضاحت کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا، جناب اگر آپ کا حکم ہو تو صبح چلا جاتا ہوں، اب تو رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ میں ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا جانے کے لیے تیار ہو گیا اور چودھری صاحب سے رخصت لے کر کہ میں واپس کل شام کو آ جاؤں گا۔ ادھر لنگروال کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کمہار پورہ۔ جنڈیالہ سے لنگروال جائیں تو پہلے کمہار پورہ آتا ہے۔ کمہار پورہ میں میرا ایک دوست رہتا ہے، افضل ڈار۔ میں افضل ڈار کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ چودھری صاحب نے مجھے اجازت دے دی اور میں ڈیرے سے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، کیا تمہیں اپنے مالک کا اتنا بھی خیال نہیں کہ تم اسے ڈیرے پر اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے؟ کیوں نہیں جناب، خیال تو بہت آیا تھا، میں نگاہ چراتے ہوئے بولا، لیکن وہی بات، تھانے دار صاحب کہ یہ چودھری صاحب کا حکم تھا اور میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں نے کڑھنے والے انداز میں پوچھا، چودھری ظہیر کے ایسے کون سے ضروری کاموں سے تم راتوں رات لنگروال روانہ ہوئے تھے؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، چودھری صاحب تو اب باقی نہیں رہے، لہٰذا آپ کے سامنے ان کا راز کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، ادھر لنگروال میں چودھری صاحب کی چھوٹی بہن آمنہ بی بی رہتی ہے۔ چودھری صاحب نے میرے ہاتھوں آمنہ بی بی کے لیے 1000 روپے بھجوائے تھے اور کہا تھا کہ صبح تڑکے آمنہ کو یہ رقم مل جانا چاہیے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر لنگروال کے طرف روانہ ہو گیا۔ جنڈیالہ سے لنگروال کا فاصلہ کوئی 10 میل ہے۔ میں آدھی رات کو کمہار پورہ پہنچا اور رات کا باقی حصہ میں نے افضل ڈار کے گھر گزارا۔ اگلی صبح میں منہ اندھیرے لنگروال کے لیے روانہ ہو گیا اور تڑکے آمنہ بی بی کو 1000 روپے پہنچا کر واپس اپنے دوست افضل ڈار کے پاس آ گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب اکثر و بیشتر اپنی چھوٹی بہن کے لیے میرے ہاتھ رقم بھجواتے رہتے تھے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آمنہ بیوی سے خود جا کر پوچھ لیں، وہ اس وقت جنڈیالہ کی بڑی حویلی میں موجود ہے، اور افضل ڈار سے بھی اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ میں اس کے پاس گیا تھا یا نہیں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ جھوری، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم لنگروال جانے کے بارے میں تم دونوں، جھوری اور مقتول کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں ایسے 2 افراد سے واقف ہوں جو تمہارے اس پروگرام سے آگاہ تھے۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ ایک تو ہے چھوٹا چودھری تنویر، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، چھوٹے چودھری صاحب کو کس نے بتایا؟ اس کی بھابھی جان فاخرہ نے۔ میں نے اس کی سماعت میں ایک اور دھماکہ کیا، نہیں، چھوٹے چودھری صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بے ساختہ بولا، چودھرائن جی ایسی غلطی نہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا تھا جس کو چھپانا مقصود تھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی اس کی زبان کو یک لخت بریک لگ گئے تھے۔ یک لخت بریک لگنے کو گاڑی یا سوار کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہوتا زبان یا گاڑی کے حق میں، کیونکہ یہ دونوں چلنے والی چیزیں ہیں، انہیں طریقے سلیقے سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جھوری کی زبان اچانک بریک لگنے سے پھسل گئی تھی اور اس پھسلاؤ میں مجھے ایک ایسا پوائنٹ ہاتھ لگ گیا تھا جس کی مدد سے میں اس کیس کو حل کر سکتا تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور خاموشی کے ساتھ جھوری کی جانب بڑھنے لگا، پھر
میرے اس انداز نے اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ اس سے کوئی سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا، اس کی ٹھوڑی کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، پیار محبت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی نا؟ ٹھیک ہے، تم جیسے ڈھیٹوں کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے فارمولے موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کتنے سخت جان ہو۔ میرے لہجے میں اتنی قطعیت اور شفافیت تھی کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ سراسیمہ لہجے میں بولا، جناب میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ چودھرائن جی کیسے غلطی نہیں کر سکتی؟ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرنے کے بعد استفسار کیا۔ وہ اپنے متاثرہ گال کو سہلاتے ہوئے بولا، وہ جناب، میرا مطلب یہ تھا کہ چودھرائن جی چھوٹے چودھری صاحب کو میرے بارے میں کیسے بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے تو خود بھی یہ بات پتہ نہیں تھی۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس نے بات بدل کر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس کے ادھورے جملے کا مفہوم یہی تھا کہ چودھرائن فاخرہ اس کے لنگروال جانے والے پروگرام سے اچھی طرح واقف تھی، اور اگر اس نے چھوٹے چودھری تنویر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا تو یہ اس کی سنگین غلطی تھی۔